हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी में फ्रिक्शन के बारे में। पूरा मतलब एक ही चैप्टर है तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले चैप्टर है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फोर्स से। तो आप लोगों को जैसे मतलब पता है मोस्टली जैसे 9th में जो पढ़ा है सेम वही है, बस केवल थोड़ा सा उसी को रिवाइज करना है आप लोगों को। तो जो फोर्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये हमारा कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होता है और ये तो या तो ये पुश की फॉर्म में हो सकता है या पुल की फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये ब्लॉक है हमारा, मान लीजिए, और ये हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया। अब ये जो ब्लॉक है इस पे जो हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब हम धकेल रहे हैं एक तरफ, मतलब पुश कर रहे हैं। पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, और किसी भी अगर एक तरीके से मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर में भी के फॉर्म में भी हम फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये एजेंट जो होता है इसका काम ये होता है कि जो हमारे ब्लॉक है या तो इसको मूव करा देगा, और हम सफिशिएंटली एक लार्ज अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर हम फोर्स इतना अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोशिश करेगा। तो ये पुश हो सकता है, पुल की फॉर्म में हो सकता है, या तो ये ट्राई करता है या फिर उसे कर देता है। और चेंज द पोजीशन और स्टेट, जो उसकी स्टेट है उसको बदलने की कोशिश करता है या फिर उसे बदल देता है। दोनों ही कंडीशन है। हो सकता है कि वो मतलब कोशिश कर रहा है लेकिन इतना फोर्स है नहीं कि वो जो उसकी स्टेट है उसको बदल पाए, और हो सकता है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाए। अब ये था हमारा फोर्स के बारे में। अब फोर्स के बाद हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम आप लोगों को पता ही होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में पढ़ लेते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इसमें एक बात जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने अभी आपको फोर्स बताया उसमें फोर्स के टाइप्स नहीं बताए। टाइप्स का मेरा मतलब है कि अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी में आगे तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगी, टेंशन आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो ये जो भी फोर्सेज हैं ये सब हम वहाँ पर अलग से पढ़ेंगे, या फिर मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, टेंशन का क्या मतलब होता है, स्प्रिंग फोर्स का क्या मतलब होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी मतलब एक तरीके से फोर्स ही होते हैं, बस केवल उनको नाम अलग से दे दिया गया है। बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक वेक्टर हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये हमें मिल जाता है मोमेंटम। अब बात करें हम इसकी यूनिट की, तो मास का तो होता है यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो ये रही किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होती है हमारी लीनियर मोमेंटम की यूनिट। अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको सबके बता रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मान लो कि हमें मास दिया गया है 2 kg है और जो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, जो उसकी स्पीड है वो हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि उसका जो मोमेंटम है वो हमें बताना है। तो मोमेंटम निकालने के लिए हमें करना क्या है, m/v करना है। मास का वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 2 × 5 बराबर हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी आ जाती है लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन कि जो हमारे न्यूटन है उसने कितने लॉ दिए,
तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला नियम आता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जैसे कि हमने पहले ब्लॉक का एग्जांपल लिया था, तो ब्लॉक का एग्जांपल ही दोबारा से ले लेते हैं। इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स हम लगा देते हैं F, ठीक है। तो हमने लगाया, अगर मान लो कि फोर्स ना हो, फोर्स नहीं होगा तो इसको चलो मैं हटा देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी ऑब्जेक्ट or body will remain in its स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी स्टेट है उसी में रहेगी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस स्टेट में उसी स्टेट में वो रहेगा until it is acted by एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि कोई मान लेते हैं कि कोई बड़ा एक स्टोन है, चट्टान है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएं तो चट्टान नहीं सरकती है। तो क्या ये हुआ कि फोर्स नहीं लगा रहे हैं? फोर्स तो वहां भी लगा रहे हैं। और वहीं पर अगर हमारे पास कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि बॉल हो, अगर उस पर फोर्स लगाएं तो आगे तरफ मूव हो जाता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि ये हमारे मतलब एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो until it is acted by external force which tries to change the state, जो स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, और चेंज द स्टेट, जो उसकी स्टेट है या तो उसको कोशिश करेगा या फिर उसे उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज बात याद रखनी, जो मैंने ब्लॉक का एग्जांपल लिया, ब्लॉक हमारा स्टेशनरी है। अब मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, मोशन का मतलब है कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो भी उसकी एक स्टेट है। ये बात आपको याद रखनी, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे ही हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग हो, तो जो उसकी स्टेट है वो कांस्टेंट अगर स्पीड से जा तो कांस्टेंट स्पीड ही रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये होता है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद बात करते हैं हम फिर सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल dt वेक्टर ओवर dt। अगर इसी को हम आगे लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं फिज इक्वल टू k dp वेक्टर ओवर माइन dt, ये हो जाएगा। और जो हमारी k की वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी 1, तो f वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dp वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो गई हमारी फोर्स की डेफिनेशन में। इसका मतलब फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है इसको हम और अगर आगे इसको डेराइव करना चाहें फॉर्मूले को, मतलब जो आप लोगों ने बराबर में पढ़ा है और वहां पे अगर इसको पहुंचाना चाहें तो हम करते क्या है कि जो हमारा फोर्स है हमें पता है, इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dt, और p की जगह हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं m v वेक्टर। अब इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ ये आप लोग इस पर ध्यान दें कि f वेक्टर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक के पॉसिबल है कि वेलोसिटी में चेंज हो जाए टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ना हो, मतलब किसी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली चेंज होगी। तो ये हो गया हमारा कि मतलब जो v dv अपॉन dt मतलब पॉसिबल है। और अब बात करते हैं हम इस वाले टर्म की dm ओवर dt। इसका मतलब ये है कि मास हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा होता है रॉकेट के केस में। रॉकेट जब जाता है तो उसमें फ्यूल होता है, तो फ्यूल में कुछ ना कुछ मास तो होता ही भाई, लेकिन जैसे जैसे वो फ्यूल मतलब यूज होता रहता है रॉकेट में, तो उसका जो मास है वो लगातार हमारा कम होता रहता है। तो जनरली हम करते क्या है कि हम ये बात मान लेते हैं जो हमारा मास है
वो हमारा कांस्टेंट है। तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म है डेट इज दिस वन, ये हो जाती है हमारी 0, क्योंकि मास हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डी वी वेक्टर ओवर डी टी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है हमारी एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो हम पढ़ते हैं, वो हमने यहाँ पे डेराइव किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को आता ही होगा आई थिंक। तो ये कहता है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो हमारी रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, उसका जो वैल्यू है वो हमारी सेम रहेगी। मतलब अगर ए रिएक्शन आगे की तरफ हुई तो उसका जो रिएक्शन एक्शन अगर हमारा ए आगे की तरफ होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो उसका रिएक्शन है वो माइनस ए बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि हमारी एक ब्लॉक वाला केस है, उसी को मान लेते हैं पहले से ही, जिसको हम यूज करते आए हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है, तो ये कुछ ना कुछ इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और मतलब जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कुछ ग्रेविटी से। तो जो हमारे जिस सरफेस पर रखा हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो जो बुक की वजह से फोर्स है उसे मान लेते हैं बी। अब जो हमारे ये ग्राउंड, जो भी ग्राउंड है जहाँ पे रखा हुआ है, ये इस पर फिर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं जी। मैं सब केवल बता रहा हूँ सिंबल, बाकी जरूरी नहीं है अब जी और जी माने, बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनको भी हम अलग नाम दे देंगे। यहाँ पर सब केवल आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई स्पेशल नाम मैं इनको भी नहीं दे रहा हूँ, और जो मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ केवल बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा जी हो गया, जी मतलब ग्राउंड की वजह से जो फोर्स है। तो मतलब जितना ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही हमारा डाउनवर्ड बी फोर्स लग जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू माइनस जी। तो वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि दोनों फोर्स हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, इस वीडियो में आज की में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया हुआ और इम्पल्स वगैरह हुआ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।